नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे केन्स के मौद्रिक सिद्धांत की। आज हम चर्चा करेंगे इसी सिद्धांत के दूसरे भाग में मौद्रिक नीति की अक्षमता की केन्स के दृष्टिकोण में मौद्रिक नीति किस प्रकार से असफल हो जाती है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि केन्स और शुरुआती केन्जियन अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को अवसाद या मंदी से बाहर निकालने में विस्तारवादी मौद्रिक नीति की सफलता के बारे में बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं थे। वे सकल आपूर्ति में वृद्धि की प्रक्रिया में विभिन्न कमजोर कड़ियों को इंगित करते हैं, जिससे मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है। पहला कमजोर लिंक मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के स्तर पर होता है, जिससे ब्याज की दर कम होती है। केन्स एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर विचार कर रहे थे जो अवसाद या मंदी की चपेट में थी और ब्याज की दर जो प्रचलित थी वो पहले से ही निम्न स्तर पर थी और इसलिए उसे और गिरावट की उम्मीद नहीं थी। उस समय मुद्रा की आपूर्ति में जो भी विस्तार किया जाएगा वह सब बांड में निवेश करने की बजाय उनके द्वारा धारित किया जाएगा, यानी जो मुद्रा के स्वामी हैं, मालिक है, उनके द्वारा वो नगद रूप में धारित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में केन्स और उसके अनुयायियों के अनुसार मुद्रा की मांग यानी कि तरलता वरीयता वक्र या तरलता अधिमान वक्र ब्याज की बहुत कम दर पर पूरी तरह से लॉसदार हो जाता है, जैसा कि चित्र 21.4 में दिखाया गया है। यानी कि वो एक क्षैतिज रेखा में बदल जाता है, जहाँ ब्याज की दर R3 पर मुद्रा की मांग पूरी तरह से लॉसदार हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अवसाद के समय में बहुत कम ब्याज दर पर अर्थव्यवस्था तरलता जाल या लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है। ब्याज की दर बहुत निम्न होती है और उसके बाद ब्याज की दर में गिरावट संभव नहीं होती है। लिक्विडिटी ट्रैप वाली स्थिति में यदि मनी सप्लाई वृद्धि होती है तो भी ब्याज की दर और नहीं गिरती है, और इस प्रकार यदि ब्याज की दर पहले से ही बहुत कम होती है, जैसा कि आमतौर पर अवसाद के समय में होता है, तो मुद्रा की मात्रा में विस्तार अब इसे और कम करने में सक्षम नहीं होता। यानी कि मुद्रा की मात्रा बढ़ा दीजिए, मुद्रा की सप्लाई बढ़ा दीजिए तो भी ब्याज की दर गिरेगी नहीं, जैसा कि चित्र 21.4 में दिखाया गया है। जब ब्याज की दर पहले से ही निम्न स्तर पर है ताकि लोग किसी भी राशि की मांग करें, अर्थात मुद्रा की मांग अनंत हो जाती है, यानी अर्थव्यवस्था तरलता के जाल में फंस जाती है, तो ब्याज की दर और नहीं गिरेगी, चाहे मुद्रा की आपूर्ति कितनी बढ़ा दो। दाईं ओर एक क्षैतिज खंड यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप वाला MD वक्र मुद्रा का मांग वक्र है। मान लीजिए कि मुद्रा की आपूर्ति मात्रा शुरू में M1 है और दिए गए मनी डिमांड कर्व या मुद्रा मांग वक्र MD और मनी सप्लाई M1 के साथ ब्याज की R3 दर निर्धारित होती है, जो कि बहुत ही कम है। अब यदि मुद्रा की आपूर्ति M2 तक बढ़ा दी जाती है, जैसे सामने आप देख रहे हैं चित्र में, तो ब्याज की दर और नहीं गिरती है, क्योंकि संपूर्ण अतिरिक्त मुद्रा को लोग अपने पास नगद रूप में रखना पसंद करते हैं और उससे बॉन्ड या डिबेंचर नहीं खरीदते हैं या उसको उधार देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये जो MD वक्र है उसका क्षैतिज वाला पार्ट है, जहाँ पे मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज दर में कोई गिरावट नहीं आती है। इस प्रकार जब हम तरलता अधिमान या मुद्रा मांग वक्र के पूर्ण लॉसदार हिस्से यानी कि सीधे लेटे हुए हिस्से या क्षैतिज हिस्से पर होते हैं, तो ब्याज की दर को मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। ब्याज की दर में कोई गिरावट नहीं होने के कारण निवेश की मांग समान बनी रहती है, उसमें कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है। निवेश की दर नहीं बढ़ेगी तो निवेश नहीं बढ़ता है, तो समग्र मांग और व्यय में वृद्धि नहीं होती है। इस तरह से जो आपका तंत्र है वो फेल हो जाता है। जो दूसरा कमजोर कड़ी है इस तंत्र की वो है निवेश पर ब्याज की दर में परिवर्तन का प्रभाव। तो केन्स और शुरुआती केन्जियन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि निवेश मांग जो है वो ब्याज दर के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं होती, यानी कि निवेश मांग वक्र का लॉस जो होता है वो ब्याज के प्रति कम लॉसदार होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप अगर ब्याज की दर में बड़ी गिरावट भी होती है तो भी निवेश में अधिक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि उसका जो वक्र होता है वो बेलोसदार होता है, आइलोज आपका ब्याज के प्रति। जैसा आप सामने चित्र में देख पा रहे हैं, तो R1 से R2 तक जो ब्याज की गिरावट आई है वो ज़्यादा है, लेकिन जो निवेश में वृद्धि हुई है I1 से I2 तक वो बहुत उसकी तुलना में कम है। और इसका कारण क्या है कि II जो निवेश वक्र है वो ब्याज के प्रति बेलोसदार है। चित्र में भी हमने देखा कि R1 से R2 तक जब ब्याज दर गिरती है तो निवेश में थोड़ी सी वृद्धि होती है, क्योंकि निवेश की मांग निवेश मांग वक्र जो है ब्याज दर के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसलिए जब मुद्रा की आपूर्ति में विस्तार के परिणाम स्वरूप ब्याज की दर में बड़ी गिरावट होती है, उस पर भी निवेश में बहुत कम वृद्धि होगी, तो समग्र मांग और व्यय में अधिक वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों में, खासकर जब अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अतिरिक्त क्षमता के साथ मंदी की स्थिति व्याप्त होती है, तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति समग्र मांग और व्यय के स्तर को बढ़ाने में विफल हो सकती है। समग्र मांग में वृद्धि नहीं होने से
वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी कि जीएनपी में वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा इस केंद्रीय प्रणाली में जब या तो मनी डिमांड कर्व की अत्यधिक लोचदार प्रवृत्ति यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप वाली स्थिति के कारण, या निवेश मांग की ब्याज बेलोचदार होने के कारण, या निवेश मांग की ब्याज लोच बहुत कम होने के कारण मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि समग्र मांग को बढ़ाने में विफल हो जाती है या सफल नहीं होती है, और यह मूल्य स्तर में वृद्धि का कारण नहीं बनती है। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि कीन्स सिद्धांत मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के प्रभाव का पहले ब्याज की दर पर इसके प्रभाव के माध्यम से आर्थिक गतिविधि यानी कि आय, उत्पादन और रोजगार के स्तर पर मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के प्रभाव का पता लगाता है या अध्ययन करता है। तो पहले वो ब्याज दर पर प्रभाव देखेगा मुद्रा आपूर्ति का, और ब्याज दर का प्रभाव निवेश के माध्यम से उत्पादन, रोजगार और आय पर पड़ता है। इस प्रकार कीन्सियन मौद्रिक सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति और राष्ट्रीय आय के बीच का संबंध प्रत्यक्ष नहीं मान करके, बल्कि ये फ्रीडमैन के आधुनिक परिमाण सिद्धांत की तुलना में अधिक अप्रत्यक्ष और अनिश्चित माना जाता है। अब बात करते हैं कीन्स का मुद्रा और कीमत सिद्धांत की। हम मुद्रा की आपूर्ति और मूल्य स्तर के बीच संबंध के बारे में कीन्सियन मौद्रिक सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। कीन्स का मानना था कि मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन से मूल्य स्तर में बदलाव हो सकता है, लेकिन शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के विपरीत उन्होंने समझाया कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर के बीच कोई सीधा और आनुपातिक संबंध नहीं पाया जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष संबंध होता है। उन्होंने अपने विश्लेषण में दिखाया कि मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन ब्याज की दर पर इसके प्रभाव के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं। जब मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो मनी होल्डिंग्स मांग वक्र को देखते हुए यह ब्याज की दर में गिरावट लाता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि मनी डिमांड कर्व या मुद्रा मांग वक्र जो है वो ब्याज दर के प्रति कितना संवेदनशील या लोचदार या बेलोचदार है। ब्याज की दर में बदलाव निवेश को प्रभावित करता है, जो कि गुणक प्रक्रिया के माध्यम से कुल व्यय या समग्र मांग को प्रभावित करता है। तब उत्पादन की समग्र आपूर्ति के सापेक्ष समग्र मांग का मात्रा है जो मूल्य स्तर को बदलने का कारण बनती है। तो अंततः जो मूल्य स्तर में बदलाव आएगा वो समग्र मांग और समग्र आपूर्ति की दशाओं से आएगा। इस प्रकार मुद्रा और मूल्य स्तर के बीच का संबंध प्रत्यक्ष और अनुपातिक न होकर केवल अप्रत्यक्ष होता है। कीन्स सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मूल्य स्तर वास्तव में मुद्रा की मात्रा के बजाय समग्र आपूर्ति और समग्र मांग या व्यय के द्वारा निर्धारित होता है। मूल्य स्तर में उतार चढ़ाव का वास्तविक कारण समग्र व्यय के स्तर में उतार चढ़ाव का पाया जाना है, यानी कि वो मूल्य स्तर को डायरेक्टली मुद्रा से नहीं मान करके समग्र मांग और समग्र आपूर्ति से निर्धारित बताता है। इसलिए मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन केवल तभी कीमत स्तरों में बदलाव ला सकता है यदि वे उत्पादन की आपूर्ति के संबंध में समग्र मांग को बदलते हैं। जब तक समग्र व्यय में वृद्धि नहीं होती है तब तक वस्तुओं की मांग में कोई वृद्धि नहीं हो सकती, और अगर वस्तुओं की मांग में वृद्धि नहीं होगी तो मूल्य स्तर में वृद्धि का तो सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि भले ही समग्र मांग और व्यय में वृद्धि हो फिर भी कीमतें नहीं बढ़े, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? जबकि उत्पादन का आपूर्ति होकर काफ़ी लोचदार हो, यानी कि मांग बढ़े और आपूर्ति भी बढ़ सके तो कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। आपूर्ति में परिवर्तन के प्रभाव को निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है या इनके द्वारा निर्भर करता है। वो पहला है समग्र मांग या व्यय के स्तर पर मुद्रा का आपूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि मुद्रा आपूर्ति में बदलाव की वजह से समग्र मांग और व्यय किस प्रकार से निर्धारित होती है। दूसरा है समग्र व्यय और उत्पादन की मात्रा के बीच में किस तरह से संबंध पाया जाता है, यानी कि समग्र व्यय बढ़ेगा तो उत्पादन किस तरीके से बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। जैसा कि समग्र व्यय या समग्र मांग की मात्रा के संबंध में कीन्सियन सिद्धांत में यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला है ब्याज की दर जो मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति से निर्धारित होती है। तो ब्याज की दर मुद्रा की मांग और आपूर्ति से निर्धारित होगी। उसके बाद निवेश मांग वक्र जो कि ब्याज दर में गिरावट के बाद निवेश की मांग में वृद्धि को निर्धारित करता है कि ब्याज दर गिरेगी तो कितना निवेश बढ़ेगा। सी है कि उपभोग की सीमांत प्रकृति या प्रवृत्ति जो निवेश में वृद्धि के गुणक प्रभाव की मात्रा को निर्धारित करती है कि कितना उपभोग प्रवृत्ति है, उसके आधार पर गुणक प्रभाव काम करेगा, उसकी मात्रा क्या होगी। डी है मुद्रा की आपूर्ति, तो मुद्रा की आपूर्ति अंतिम इस तरीके से। तो ट्रांसमिशन तंत्र हम देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करती हैं। तंत्र के जिसके माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सकल मांग में वृद्धि और मूल्य स्तर में वृद्धि हो सकती है, उसे निम्न प्रणाली के द्वारा समझाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। यहाँ एरोज के माध्यम से दिखाया गया है कि MS यानी कि मनी सप्लाई पहले बढ़ेगी, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट R नीचे गिरेगी, उसके बाद में I इन्वेस्टमेंट ऊपर बढ़ेगा, उसके बाद AD एग्रीगेट डिमांड ऊपर बढ़ेगी, उसके बाद Y का मतलब इनकम ऊपर बढ़ेगी और P का मतलब प्राइस लेवल भी ऊपर बढ़ सकता है। तो यहाँ MS मुद्रा की आपूर्ति, R ब्याज की दर, I निवेश की राशि, AD समग्र मांग, Y राष्ट्रीय आय का स्तर यानी कि कुल उत्पादन और P मूल्य स्तर को प्रदर्शित करते हैं।
उपरोक्त प्रणाली कीनजियन मौद्रिक सिद्धांत के मुख्य प्रस्ताव को व्यक्त करती है। इसके अनुसार मुद्रा आपूर्ति में विस्तार से ब्याज की दर में गिरावट आती है। फिर निवेश मांग को देखते हुए कम ब्याज दर पर निवेश की अधिक मांग होती है। निवेश की उच्च दर गुणक प्रक्रिया के माध्यम से समग्र मांग या व्यय के स्तर को बढ़ाती है। हालांकि जैसा कि हम नीचे देखेंगे, समग्र मांग या व्यय में यह वृद्धि मूल्य स्तर में वृद्धि का कारण बनेगी या नहीं, यह समग्र आपूर्ति वक्र की प्रकृति या स्वरूप पर निर्भर करेगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि कीनजियन सिद्धांत में सामान्य मूल्य स्तर को उन्हीं कारकों अर्थात समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के स्तर द्वारा निर्धारित किया जाता है जो राष्ट्रीय आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य स्तर और राष्ट्रीय आय यानी कि समग्र उत्पादन समग्र मांग और समग्र आपूर्ति द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित होते हैं। इसके द्वारा समग्र आपूर्ति और समग्र मांग के द्वारा निर्धारित होते हैं। हालांकि 45 डिग्री रेखा आरेख के ढांचे में वास्तविक राष्ट्रीय आय के निर्धारण के विश्लेषण में हमने दिए हुए निश्चित मूल्य स्तर के साथ समग्र मांग की अवधारणा का उपयोग किया है, लेकिन मुद्रा और कीमतों के कीनजियन सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए हमें अलग अलग मूल्य स्तर के साथ समग्र मांग की अवधारणा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। सकल मांग अलग अलग मूल्य स्तर के साथ उन सभी व्ययों का योग होती है जो उपभोक्ता, व्यापारी, सरकार और विदेशी नागरिकों द्वारा किसी निश्चित अवधि के दौरान विभिन्न मूल्य स्तरों पर वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन पर व्यय करने के लिए तैयार हैं। यानी कि अलग अलग मूल्य स्तरों पर इन सभी व्यक्तियों द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करने के लिए तैयार हैं, उस मूल्य का योग क्या कहलाता है? समग्र मांग। अर्थात समग्र मांग अलग अलग मूल्य स्तर के साथ से पता चलता है कि उपभोक्ता, व्यवसाय, सरकार और विदेशी विभिन्न मूल्य स्तर पर कितना उत्पादन खरीदने के इच्छुक हैं। इस प्रकार कीनजियन सिद्धांत में समग्र मांग C+I+G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स के योग के बराबर होती है। से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।